नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, जो है भारत का जो संविधान है सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत ग्रंथ है जो आज़ादी के बाद भारत को दिशा और पहचान देता है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा अगर कहीं बसती है तो हमारे संविधान की विशेषताओं में है। आइए आज हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की वे प्रमुख विशेषताएं जिन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है, जो इसकी विशेषता को अद्वितीय बनाती है। तो दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें आज़ादी दी उस मिट्टी से निकला एक दस्तावेज जो हर भारतीयों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वही है हमारा संविधान, जिसकी विशेषताएं भारत की विविधता और एकता दोनों को जोड़ती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भारतीय संविधान है जो है विश्व का सबसे बड़ा कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन में रहेगा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो सही क्या हो जाएगा, भारत। तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो और इस मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं हैं। तो जो मूल अनुसूची है उसमें कितनी जो है भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो और मूलतः जो है वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो है मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो अब देखते हैं अनुसूचियां एवं उनकी विषय वस्तु। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब क्या होता है, देखो समझते हैं इसको। जो है देखिए, संघ का मतलब होता है जो है ऐसी व्यवस्था जिसमें कई राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। संघ का सिंपल सा मतलब होता है यूनियन या फेडरेशन, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कई राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं, परंतु अपनी कुछ स्वायत्त शक्तियां होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस पावर। तो अगर संघ की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो जब सत्ता यानी कि पावर को दो स्तरों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है और दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो भारत जो है क्या है, एक संघात्मक देश है, क्योंकि इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दोनों की शक्तियां संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत बांटी गई हैं। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 245 और 255 अनुच्छेद के अंतर्गत बांटी गई है। तो इतनी बात समझ गए हम। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति तथा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। यानी कि जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में भारत के प्रमुख अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उनके वेतन, भत्ते, पेंशन संबंधी 3 चीजें। वेतन, भत्ते, पेंशन, जितने भी अभी मैंने पद बताए आपको, उनके जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन संबंधी जो उपबंध हैं यानी कि जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं तृतीय अनुसूची के बारे में। तो तृतीय अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। देखो प्रतिज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। देखो प्रतिज्ञान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा या वचन देना। प्रतिज्ञान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा या वचन देना। यानी जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी काम को करने का पक्का निश्चय करता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिज्ञान कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं आपको। राम का प्रतिज्ञान, इसका मतलब हुआ कि पिता की आज्ञा का पालन हेतु राम जो है 14 वर्ष वनवास जाऊंगा, यानी कि राम जो है 14 वर्ष वनवास गए। जैसे अर्जुन का प्रतिज्ञान, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के वध का प्रतिशोध लूंगा। आधुनिक रूप में जैसे हम कहें तो मैं रोज 5 घंटे ध्यान पूर्वक पढ़ाई करूंगा। तो क्या है? प्रतिज्ञान है। अगर हम दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिज्ञान का अगर अर्थ निकालें तो अपने भीतर एक ऐसी प्रतिज्ञा करना जो जीवन के लक्ष्य की दिशा को तय करे। मैं सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रखूंगा। इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं प्रतिज्ञान। तो चलिए तृतीय अनुसूची हमने देख लिया। तृतीय अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप। तो हमने प्रारूप समझ लिया प्रतिज्ञान का क्या है। अब देखते हैं चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में हम देखेंगे राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका आवंटन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है, उसके बारे में जो सूची है वो चतुर्थ अनुसूची बात करती है। तो चलिए आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची जो है उसमें बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपबंध। तो पांचवी जो अनुसूची है उसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं जिसको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं उनके बारे में जो प्रावधान है किस अनुसूची में है? वो है पांचवी अनुसूची में। क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। और छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है? छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में यानी कि 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो वर्तमान में जो है कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं उनको देखते हैं। तो वर्तमान में जो है जो 22 भाषाएं हैं उनमें जो है उनमें 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, संथाली और मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को किस
संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन के तहत। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग सुन करके लिख सकते हैं। तो असमिया है, बांग्ला है, गुजरात है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, सिंधी है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है और संथाली है। तो ये हो गई 22 भाषाएं। तो जो है वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, जो कि 3 संविधान संशोधन होते हैं। एक होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 1992 में होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 9वीं शेड्यूल, 9 शेड्यूल में, यानी कि 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, अधिनियमों और अधिनियमों अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण और भू सुधारों और जमींदार प्रणाली उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। तो देखो 9वीं अनुसूची को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। 9वीं अनुसूची को पहली बार संविधान पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। क्यों बनाया गया था ये? आज़ादी के बाद जब सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने और भूमि सुधार के तहत कानून जब बनाए थे, तो बहुत से जमींदारों ने उन्हें अदालत में चुनौती दे दी जो है। यानी कि जब आज़ादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने और भूमि सुधार कानून बनाए, तो बहुत से जमींदारों ने क्या किया, उसको अदालत में चुनौती दे दी। तो इससे सरकार को लगा कि अगर अदालत बार बार ऐसे कानून रद्द करती रही तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सरकार ने एक सुरक्षित सूची बनाई जिससे में रखे गए कानूनों को अदालत अवैध नहीं ठहरा सके। यही सूची है 9वीं अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची को जो है अदालत क्या है, वैध ठहरा नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 331B, जिस जो कहता है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त होगा, भले वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करें। तो ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची कब लागू हुई थी? 1951 में। किस संशोधन के तहत? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 31B। मूल उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा देना। और शुरुआत में जो कानूनों की संख्या थी वो 13 थी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कुछ जजमेंट थे जो है, जो न्यायालय में गए थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। जैसे केशवानंद भारती केस और IR कोल्लो केस 2007 में जो है, अगर कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 9वीं अनुसूची में रखा गया कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि अब 9वीं अनुसूची पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रही, है ना। अगर केशवानंद भारती केस 1973 और IR कोल्लो केस 2007 में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 9वीं अनुसूची में रखा कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि अब 9वीं अनुसूची जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे समझ सकते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, कृषि भूमि सीमा अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। तो अगर संक्षेप में अगर हम बात करना चाहें तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की वह ढाल है जिसे सामाजिक न्याय के नाम पर बनाया गया था, परंतु अब भी उस पर न्यायिक नियंत्रण कायम है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग, आशा करता हूं कि 9वीं अनुसूची को अच्छे से समझ चुके होंगे।
तो इसमें जो है दो बातें थी जो है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विनिमय विधिमान्यकरण किया गया था, सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान थे जो है, जिससे हमने पहले ही बताया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। प्रारंभ में 13 अधिनियम, लेकिन वर्तमान में जो है 284 अधिनियम हैं। तो चलिए समझते हैं अब 10th शेड्यूल के बारे में। तो 10th शेड्यूल क्या कहता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10th शेड्यूल देखो क्या होता है, इसमें जो है दल बदल के आधार पर सांसद जो होते हैं, दल बदल के आधार पे संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध हैं, जिससे जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। देखो 10वीं अनुसूची जो है कब लागू होती है, पहला प्रश्न ये बनेगा। तो 10वीं अनुसूची जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, राजनीतिक दलों में बार बार होने वाला दल बदल यानी कि डिफेक्शन को रोकना था जो है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी जो है, तो जरूरत इसलिए पड़ी जो है कि 1980 के दशक में विधायक और सांसद अक्सर क्या करते थे, पार्टी बदलने और लाभ पाने के लिए बार बार दल बदल रहे थे। इसे को कहा गया था आया गया आया राम गया राम राजनीति कहा गया। इससे क्या हुआ, इससे जो है लोकतंत्र की स्थिरता पर खतरा बनने लगा। इसलिए सरकार ने यह कानून बनाया ताकि पार्टी के प्रति निष्ठा बनी रहे और खरीद फरोख्त जैसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे बेटा, इसमें मुख्य प्रावधान ये थे, यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी की व्हिप का उल्लंघन कर मतदान करता है या उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो अब देखो, अब बात यहाँ पे आ गई निर्दलीय सदस्य की। यदि चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या किया जाएगा, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अगर कोई नामित सदस्य यदि कोई नामांकन के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अयोग्य ठहराया जाएगा। कौन निर्णय लेता है, विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है वो लेता है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेते हैं सदस्य अयोग्य होगा या नहीं। हालांकि उसके निर्णय है अयोग्य होगा कि नहीं, इसके निर्णय को जिसको जो है अयोग्य ठहराया गया है वो विधायक या सांसद न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यानी कि 91वां संविधान संशोधन के बाद अब दल बदल की अनुमति नहीं है ना। भले ही 2/3 सदस्य मिलकर के कोई नई पार्टी बनाए, अब इसे मर्जर की स्थिति में स्वीकार किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दल बदल का जो है, राजनीति में स्थिरता लाना, दल निष्ठा बनाए रखना, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता को रोकना। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय था, किहोतो होलन बनाम जाचा ल्यो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्पीकर का जो निर्णय है न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो 10वीं अनुसूची वह दीवार है जो लोकतंत्र में राजनीतिक बेवफाई को रोकती है और शासन की स्थिरता को सुरक्षित रखती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस प्रकार हमने जो है 10वीं अनुसूची पढ़ लिया। तो 10वीं अनुसूची का जो मुख्य प्रावधान है, दल बदल विरोधी कानून, यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है ना, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और अगर कोई निर्दलीय सदस्य, जैसे मान लीजिए कोई जो है किसी पार्टी से संबंधित जो व्यक्ति नहीं होता है, उसको कहते हैं निर्दलीय सदस्य, यदि चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। यानी कि फिर वो विधायक नहीं रह जाएगा अगर किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाएगा तो। और नामित सदस्य जो होता है, यदि नामांकन के 6 महीने बाद किसी पार्टी में अगर शामिल होता है तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। तो इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग 10वीं अनुसूची को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए समझते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है, 11वीं जो अनुसूची है वो कहती है कि 11वीं अनुसूची कहती है कि इसमें जो है पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार होगा। पंचायतियों की शक्तियों का प्राधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा कि पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार जो किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और इसमें कुल कितने विषय थे, इसमें कुल टोटल जो विषय थे 29 विषय थे, ध्यान दीजिएगा। कितने विषय थे, 29 विषय थे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी जो है। और
देखिए, तो जो 11वीं अनुसूची थी जो है कब लागू हुई थी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इसमें संशोधन हुआ, लेकिन जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, समझ लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। किस स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर, यानी कि गांव के स्तर पर जो लोकतंत्र को क्या करना, मजबूत करना, यानी कि गांव के लोगों को निर्णय लेने की शक्ति देना। और यह अनुसूची जो है बताती है कि पंचायतों को किन किन विषयों पर अधिकार दिए जा सकते हैं। तो जो टोटल विषय थे कौन कौन से? 29 विषय जो है। तो 29 जो विषय थे उनके बारे में एक झलक हम सुन लेते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कृषि, सिंचाई और जल प्रबंधन, भूमि सुधार हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी और पोल्ट्री हो गया, मत्स्य पालन हो गया, लघु वन उत्पाद हो गया, ग्रामीण उद्योग हो गए, ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया, बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, सड़कों पुलों नालियों का रखरखाव हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, कृषि विस्तार और भूमि संरक्षण हो गया, जनसंपर्क और ग्रामीण बाजार हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव हो गया, पशु चिकित्सा हो गई, ग्रामीण जल निकासी हो गई, लघु सिंचाई परियोजना हो गई, वन संरक्षण हो गया, पंचायतों की प्रशासन व्यवस्था हो गई, लोक निर्माण हो गया, ग्रामीण परिवहन हो गया, सामाजिक व आर्थिक नियोजन। तो इस प्रकार से जो 29 विषय थे। और इस अनुसूची ने, यानी कि 11वीं अनुसूची ने जो है भारत में ग्राम स्वराज को सशक्त किया। पंचायतों को अब केवल सलाह देने का अधिकार नहीं है, बल्कि विकास योजनाएं लागू करने की भी शक्ति दी गई है ना। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों की पूरी व्यवस्था बताई गई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची जो है भारत के लोकतंत्र की जड़ है, जहां सत्ता दिल्ली या लखनऊ नहीं बल्कि गांव की चौपाल तक पहुंची है। तो दोस्तों चलिए आगे अब पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जो है 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो जो 12वीं अनुसूची है कब जो ऐसे जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। और नगर पालिकाओं की शक्तियों व प्राधिकार 12वीं अनुसूची में दिए गए थे। और इसमें कुल कितने विषय थे? 18 विषय किसको दिए गए थे? नगर निकायों को। तो इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे जो है। तो और इसको लागू कब किया गया था? 1 जून 1993 को। संशोधन कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई और प्राधिकार दिए गए। तो इतनी बात समझ हो गए होंगे। देखिए चलिए इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, 11वीं अनुसूची ने ग्राम पंचायतों को क्या किया था? सख्त किया था। वैसे ही जो 12वीं अनुसूची का उद्देश्य है शहरों और कस्बों में स्थानीय शासन को, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत बनाया। किसको बनाया? शहरों और कस्बों में, जैसे कि लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर का जो शहर हो गया, अयोध्या का शहर हो गया, लखीमपुर खीरी का शहर हो गया, उन शहरों और कस्बों में स्थानीय शासन को मजबूत बनाया। तो इसमें कौन से 18 विषय थे? जो नगर पालिकाओं, यानी कि नगर पालिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज को सौंपे जा सकते हैं। तो 12वीं अनुसूची के जो प्रमुख विषय हैं कौन कौन से हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला हो गया शहरी योजना, दूसरा हो गया भूमि उपयोग और भवन निर्माण का नियमन, तीसरा हो गया आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, चौथा हो गया सड़क और पुल, पांचवा हो गया जल आपूर्ति जैसे पानी, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, छठवां हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और कचरा निपटान, सातवां हो गया अग्निशमन सेवाएं, आठवीं हो गई शहरी वन पर्यावरण संरक्षण, नौवां हो गया निर्धन वर्गों के लिए आवास, 10वां हो गया झुग्गी बस्तियों का सुधार, 11वां हो गया शहरी गरीबी उन्मूलन, 12वां हो गया सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्क, बस स्टैंड आदि, 13वां हो गया सांस्कृतिक शिक्षा और सौंदर्य गतिविधियां, 14 हो गया कब्रिस्तान, सौदागृह, शमशान, 15 हो गया पशु नियंत्रण और वधगृह, 16वां हो गया नागरिक पंजीकरण, जन्म मृत्यु का निकाल, 17वां हो गया सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, 18वां हो गया नगर नियोजन एवं विकास। और दोस्तों यह जो अनुच्छेद है, यहाँ अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक है। नगर पालिकाओं की संरचना, शक्तियां, चुनाव और वित्तीय व्यवस्था बताई गई है।
तो दोस्तों संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो 12वीं अनुसूची ने क्या किया है, भारत में लोकतंत्र को सिर्फ गांव तक ही नहीं बल्कि इस हर शहर की गली और नगर निगम तक पहुंचा दिया गया। तो इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। तो फिर आज हमने जो है इस लेक्चर को, भारतीय अनुसूची जो थी, शेड्यूल जो थी, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। तो तो दोस्तों इस तरह जो है 12वीं अनुसूची ने जो है लोकतंत्र को केवल गांव तक नहीं बल्कि शहर और गलियों और नगर निगम तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों यही थी 12वीं अनुसूची की कहानी, जिसने शहरों में लोकतंत्र की नींव रखी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें गौरव सिविल इंसाइट के साथ, जहां ज्ञान है, प्रेरणा है और भारत की आत्मा है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।